नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर 6 का नाम रेखाएं और कोण है, जिसको इंग्लिश में हम सभी लाइंस एंड एंगल्स कहते हैं। मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं, यदि चैप्टर 6 के एक्सरसाइजों को बहुत अच्छे ढंग से समझना है तो आप चैप्टर 6 का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो मैंने बनाया है उसे आप जरूर देखें। उसमें इसका बेसिक मैंने बताया है। जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे तब तक आप क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझ नहीं पाएंगे और ना ही खुद से लगा पाएंगे। इसी बातों के साथ में हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। दी गई आकृति में यक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। फिर उसके बाद ज्ञात करने के बाद दिखाना है कि हमारे पास कोई दो रेखाएं हैं इस चित्र में, ए बी और सी डी, तो दोनों हमारी रेखाएं क्या हैं, समांतर होंगी। ऐसा हमें इसमें दिखाना है। ये आपके पास चित्र है, आपके पास ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं और इसको एक तिरछी रेखा काट रही है और आपको इस यक्स का मान ज्ञात करना है कि यक्स का मान क्या है और ये जो वाई दिया हुआ है इसका मान क्या होगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि ए बी और सी डी रेखाएं क्या है, हमारी समांतर हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अगर ये जो 50 डिग्री दिया हुआ है और जो एक्स दिया हुआ है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म है, एक ही रेखा पे रैखिक युग्म है। ठीक है, इसी प्रकार ये आ जाएगा। और ये देखिए वाई, तो ये देखिए ये दो, एक रेखा ये है और एक ये रेखा ये एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, कट कर रही है। तो वाई आपका क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा और शीर्षाभिमुख कोण के कारण वाई भी क्या हो जाएगा, 130। क्यों? क्योंकि ये सामने वाला 130 डिग्री है। तो इस प्रकार से इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखिए, हम जानते हैं कि एक रैखिक युग्म 180 अंश के बराबर होता है। इसलिए यक्स प्लस 50 को जोड़ेंगे तो 180 अंश आ जाएगा। यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 50, यानी यक्स बराबर 130 अंश। ठीक है, दूसरा, पुनः हम जानते हैं और प्रूव भी किया है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये वाई हमारा क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। इसलिए वाई बराबर 130 डिग्री हमारा हो जाएगा। अब आपको पता है कि दो समांतर रेखाओं में जो वैकल्पिक आंतरिक कोण बराबर होते हैं। ठीक है, दो समांतर रेखाओं की जो परिभाषा होती है, दो समांतर रेखाओं में जो वैकल्पिक मतलब कोई भी आंतरिक कोण बराबर होते हैं। आंतरिक कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। और इसमें यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, यक्स बराबर वाई बराबर 130। एक्स बराबर वाई बराबर 130 डिग्री, एक्स का मान वाई का मान दोनों का मान 130 दिया है। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों आपके क्या हैं कि एकांतर अंतःकोण, याद करिए इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था एकांतर अंतःकोण बराबर है। और आपको पता है कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो उसके एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो जब ये बराबर है तो एकांतर अंतःकोण कहलाएंगे, यानी कि ए बी और सी डी रेखा हमारी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। इसलिए ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, सी डी के। ये चीजें हमारी प्रूफ हो गई। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, दी गई आकृति में यदि ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ है। यदि ए बी रेखा पैरेलल है सी डी के और सी डी रेखा पैरेलल है ई एफ के, ये तीनों सॉरी ई एफ यहाँ पे है, ई एफ के पैरेलल है, ये तीनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। y और z का अनुपात 3:7 है।
ठीक है। आपका जो ये y है और ये z है, इसका जो अनुपात है ये कितना है, 3:7 है। तो x का मान ज्ञात करना है दोस्तों, ये x का हमें मान ज्ञात करना है। वही पुराना चीज जो पिछले एक्सरसाइज में किए थे कि y बराबर 3x मानेंगे और z बराबर 7x मानेंगे, उसके बाद सारी चीजें ऐसे लगा देंगे। चलिए इसको हल करते हैं। दिया है ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। अब हम जानते हैं कि चूंकि त्रियक रेखा के एक ही और के कोणों का योग 180 अंश होता है, ये हम जानते हैं। ये हम कैसे जानते हैं दोस्तों, ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है, इसलिए हम बार बार दोहरा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो तिर्यक रेखा ये देखिए ए बी पैरेलल रेखा, इसका तिर्यक रेखा ये है, इसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। एक ही ओर के अंतः कोण क्या है आपके, एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई का योग क्या होगा, 180 अंश। और ये बुक में आपका यहाँ पे बिंदु ओ है, ठीक है। तो इसलिए आपका एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 180 अंश हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब हम लिखने जा रहे हैं एंगल ओ बराबर एंगल जेड, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, देखिए ये दोनों भी समांतर हैं और एंगल ओ और एंगल जेड को हमने बराबर दिखाया है। क्यों, क्योंकि ये दो समांतर रेखाओं में जो तिर्यक रेखा है उसके क्या है, संगत कोण है, क्योंकि ये संगत कोण है। और एंगल y प्लस एंगल o बराबर 180 अंश हमने लिख दिया। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये एक रैखिक युग्म है। कैसे रैखिक युग्म है, अभी दिखा रहे हैं आपको। रैखिक युग्म है बच्चों, देखिए ये हमने एंगल y और ये एंगल y है और एंगल क्यों है, एक सीधी रेखा पे है, तो ये आपके क्या है, रैखिक युग्म कोण है। तो इसीलिए y और o मिला के क्या बन जाएगा, 180 अंश आपका बन जाएगा। ये एंगल x और एंगल y बराबर यहाँ पे 180 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए O बराबर आपका Z है, तो इस O की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Z। इसलिए एंगल y प्लस एंगल Z बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब माना y बराबर 3W तथा Z बराबर 7W। क्यों, क्योंकि y अनुपाते Z बराबर दिया था 3:7, इसलिए हमने ये मान लिया। यहां से हमने हिंट मिला, तो y के जगह पे हम 3W रख देंगे और z के जगह पे 7W रख देंगे। अतः 3W प्लस 7W बराबर 180 अंश, 10W बराबर 180 अंश। तो W बराबर आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ से y का मान ज्ञात कर सकते हो, इसलिए y बराबर कितना था, 3W था, यानी कि 3 गुणे 18 यानी कि 54 डिग्री आ गया। और z बराबर 7W था, यानी कि 7 गुणे 18, 18 सत्ते 126 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आपका z हो गया। अब कोण यक्स की गणना यानी कि जो निकाल सकते हैं, समीकरण फर्स्ट से की जा सकती है। क्यों की जा सकती है, देखिए ये जो ऊपर हम लोगों ने समीकरण फर्स्ट बनाया था, y का मान हमें पता चल गया है, तो x का मान अब पता कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सवाल में किसका मान ज्ञात करना था, x का ही मेनली मान ज्ञात करना था। तो x प्लस वाई बराबर 180 दिया हुआ है, एंगल x प्लस एंगल y बराबर 180 अंश। तो एंगल x बराबर 180 माइनस एंगल y, और एंगल y की जगह पे आप 54 रख सकते हो। इसलिए एंगल जो x का मान हो जाएगा बच्चों, वो आपका हो जाएगा 126 डिग्री, और यही आपका फाइनल
आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कह रहा है, ये क्वेश्चन दी गई आकृति में यदि ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी कि ये जो ए बी रेखा ये पैरेलल है सी डी रेखा के, और ई एफ पैरेलल है सी डी के। ई एफ ढूंढिए, ई एफ यहाँ है, ये पैरेलल है सी डी के, यानी ये भी सी डी के पैरेलल है। अगर सी डी के पैरेलल है तो इस ए बी के भी ये पैरेलल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत, सॉरी पैरेलल नहीं है बच्चों, ये लंब है। बिग मिसप्रिंट इन प्रिंटिंग, तो ये परपेंडिकुलर है, देखिए है ना। यहाँ पे ये जो 90 डिग्री बना हुआ है, इससे भी पता चल रहा है ये परपेंडिकुलर है। तो और एक एंगल दिया हुआ है, एंगल जी ई डी बराबर 126। जी ई डी ढूंढिए कहाँ पे है, ये टोटल कितना है 126 है, और ये 90 है, तो हम इस कोण का पता लगा सकते हैं आसानी से। ए जी ई निकालना है आपको, ए जी ई, ये एंगल आपका ए जी ई हो जाएगा, इसको पता करना है। जी ई एफ, इसको पता करना है, तो ये तो पता ही हो जाएगा, 126 में से 90 घटा देंगे तो जी ई एफ भी पता हो जाएगा। और एफ जी ई निकालना है, एफ जी ई, और ये एंगल पता करना है। ठीक है दोस्तों, अगर ये पता हो गया है आपको, ये पता करना है, ये पता हो गया है, तो ये टोटल 180 होगा, 180 में से इसको घटा दीजिए, ये भी आपका पता हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको चलिए हम लोग हल करते हैं पेज पे अपने। आपको दिया है ए बी पैरेलल सी डी और जी ई एक त्रियक रेखा यहाँ पे है, एक त्रियक रेखा है, देखिए ये दोनों पैरेलल है और जी एक त्रियक रेखा का काम कर रहा है। और आपको दिया क्या हुआ है, एंगल जी ई डी बराबर 126 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए एंगल जी ई डी बराबर एंगल ए जी ई बराबर 126 डिग्री हमने लिख दिया। कैसे लिख दिया, क्यों लिख दिया, इसका रीजन चित्र से निकालते हैं। देखिए जी ई डी बराबर ए जी ई लिख दिया, ठीक है। जी ई डी आपका, ये जो जी ई डी है, जी ई डी बराबर हमने क्या लिख दिया, ए जी ई लिख दिया है दोस्तों, ठीक है। ए जी ई ढूंढिए आप, ए जी ई आपका ये है। देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं दोस्तों, और इसको एक तिरछी रेखा काट रही है, तो ये एकांतर अंतःकोण के कारण ये क्या हो गए, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं रीजन, चूंकि एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है। अब देखिए आगे कुछ मैं लिखने जा रहा हूं, एंगल जी ई डी बराबर एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। ये जो जी ई डी को हम लिख रहे हैं, ये जो आपका एंगल जी ई डी है, इसे हमने दो भागों में तोड़ दिया। पहले हमने बताया था जी ई एफ में तोड़ा है, जी ई एफ आपका ये है और एफ ई डी आपका ये है, इन दोनों को जोड़ देगा तो ये पूरा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बेशक आ जाएगा। अब एफ ई डी आपका कितना है 90, तो इसके जगह पे 90 रखेंगे, और ये टोटल कितना है 126, तो इसके जगह पे 126 रखेंगे, ठीक है। तो आपका जो जी ई एफ बचेगा दोस्तों, जी ई एफ एंगल जी ई एफ, इसके जगह पे 126, तो बराबर 126 और इसके जगह पे 90, और 90 रख के इधर भेज देंगे तो माइनस में, तो 126 माइनस 90 आपका हो जाएगा बराबर 36 डिग्री हो गया दोस्तों। पुनः एंगल एफ जी ई प्लस एंगल जी ई डी बराबर, देखिए यहाँ पे एफ जी ई ये हमने लिया है और जी ई डी लिया है हमने दोस्तों, ठीक है, जी ई डी। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये आपका एक त्रियक रेखा है, तो यहाँ पे आप इसका रीजन क्या लिख सकते हो, बराबर 180 अंश, और इसका रीजन आपका क्या हो गया, त्रियक रेखा हो गया, ठीक है। इसलिए आपका जो जी ई डी हो जाएगा वो
आपका हो जाएगा 180, सॉरी GED बराबर 126। GED बराबर 126 आपको दिया गया है, ये आपका 126 है। तो ये मान हम यहाँ पे उठा के रख देंगे GED का मान। तो एंगल FGE बराबर हो जाएगा 180 माइनस 126। एंगल FGE बराबर 54 डिग्री हो गया। तीनों हमारा निकल गया, इसलिए तीनों एक साथ में लिख सकते हैं। AGE बराबर 126 डिग्री, एंगल GEF बराबर 36 और एंगल FGE बराबर आपका 54 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, दी गई आकृति में यदि PQ समांतर हो ST के, PQ आपका समांतर है, ये जो PQ रेखा है ये ST के समांतर है दोस्तों, और P एंगल जो PQR है और एंगल RST है वो 130 है, 110 और 130। PQR 110 है और ये आपका 130 है। तो हमें एंगल QRS ज्ञात करना है। एंगल QRS ये वाला एंगल आपको पता करना है, और एक संकेत दे दिया गया है इसके लिए कि R से होकर ST के समांतर क्या खींचना है, एक रेखा खींचना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही कर लेते हैं कि EST या मन हो PQ के समांतर, जिस भी मन हो, बात एक ही है, क्योंकि EST और PQ तो आपस में समांतर ही है ही। तो चाहे जिसके समांतर खींचिए, एक हमें रेखा खींचना है। ये हमने एक समांतर रेखा खींच लिया। ठीक है, अब इसका नाम हम रख देते हैं XY और इसका शुरू करते हैं हल करना। लिख दीजिए कि पहले PQ के समांतर XY एक रेखा खींचा। अब हम जानते हैं जो भी पिछले सवाल में मैंने यूज किया है कि त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण 180 अंश के बराबर होते, लिखना बहुत पड़ता है बच्चों इसमें, इसलिए ये जो आपका एंगल POR है और एंगल QRX है, ये कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एंगल PQR प्लस एंगल QRX आपका 180 अंश हो जाएगा, और ये आपको 110 सवाल में दिया ही गया है। तो एंगल QRX बराबर 180 माइनस 110, एंगल QRX बराबर 70 अंश। ठीक है, इसी प्रकार एंगल REST प्लस एंगल SRY 180 अंश, इधर वाले को कर रहे हैं ना, इस वाले को, ये भी 180 होगा। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा RST का मान आपको दिया है 130, तो एंगल SRY बराबर 180 माइनस 130, एंगल SRY बराबर 50 डिग्री। अब देखिए SRY ज्ञात है आपको, SRY ज्ञात है और ये ज्ञात है, ये आपका 50 आया है और ये आपका 70 आया, और आपको पता है कि ये रैखिक युग्म है, तो टोटल कितना होगा 130। इसको जोड़ दीजिए तो 130 के बराबर, और इसका 70 50 मान है, तो हमें ये मान मिल जाएगा और यही मान ज्ञात करना था। तो यहाँ लिखते हैं कि अब रेखा XY पर रैखिक युग्मों के लिए एंगल QRX प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRY बराबर 180 अंश।
तो एंगल क्यू आर एस बच्चों कितना हो जाएगा, इन दोनों का मान रख दीजिए, +70 +50 बराबर 180। एंगल क्यू आर एस बराबर 180 माइनस 120। एंगल क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री। यही फाइनल आंसर हो जाएगा, यही हमें ज्ञात करना था। चलते हैं अगले सवाल पर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई आकृति में यदि ए बी पैरेलल सी डी के हो और एंगल ए पी क्यू बराबर 50 हो, ए पी क्यू बराबर 50 और ये दोनों आपके रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, और पी आर डी बराबर 127। ये पी आर डी जो है आपका 127 है। तो एक्स और वाई की मान ज्ञात करनी है। जो एक्स है और ये जो वाई है, इसका हमें मान प्राप्त करना है। तो कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा है इसका, इसको भी हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। आरेख से हमें क्या मिलता है, आरेख मतलब चित्र से हम लिखने जा रहे हैं एंगल ए पी क्यू बराबर एंगल पी क्यू आर। इसका रीजन क्या है, ए पी क्यू, ये आपका जो है ए पी क्यू, ए पी क्यू ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा पी क्यू आर के इस एंगल क्यू, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो वैकल्पिक ये आंतरिक कोण हो जाएंगे, इसीलिए ये दोनों बराबर होंगे। तो आप लिख सकते हैं वैकल्पिक आंतरिक कोण। ठीक है, अब चूंकि आपको दिया हुआ है कि एंगल ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री, इसलिए पी क्यू आर भी हमारा क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और पी क्यू आर हमारा है कितना, यक्स है, यानी कि यक्स बराबर हमारा कितना हो गया, 50 डिग्री। एक मान तो दोस्तों हमने निकाल लिया। पुनः क्या कर रहे हैं, देखिए एंगल ए पी आर बराबर एंगल पी आर डी। एंगल ए पी आर ये आपका है ए पी आर ये वाला, और तिर्यक रेखा है तो पी आर डी ये वाला। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, रीजन आपका वही हो जाएगा वैकल्पिक आंतरिक कोण। और आपको दिया है एंगल ए पी आर बराबर 127 डिग्री, इसलिए एंगल पी आर डी भी आपका क्या हो जाएगा, 127 डिग्री। आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि एंगल ए पी आर बराबर एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर के। ठीक है, जो ए पी आर एंगल है दोस्तों आपका, ये जो ए पी आर एंगल है आपको इन दोनों के योग के रूप में लिख सकते हैं, ए पी क्यू और आपका क्यू पी आर। ठीक है, तो ये 50 + वाई हो जाएगा और ये आपका निकल ही गया है, तो ये आपका बराबर हो जाएगा, चूंकि एंगल क्यू पी आर आपका वाई है और एंगल ए पी आर बराबर 127 है, तो इसलिए 127 बराबर ये आपका 50 ही है और ये प्लस वाई हो जाएगा। तो वाई बराबर आपका क्या है, 77, और एक्स बराबर हमने 50 निकाला ही था। यही दोनों मान ज्ञात करने थे, यही आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है, दी गई आकृति में पी क्यू और आर एस एक दूसरे के समांतर रखे गए दो दर्पण हैं। ये जो पी क्यू है और जो आर एस है, ये दर्पण है, शीशा है, एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक घटना किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है। एक घटना किरण, ये घटना किरण है, ये ए बी जो घटना किरण है वो दर्पण जो है पी क्यू से किस पे टकराती है बच्चों, बी बिंदु पे टकराती है। ठीक है, परावर्तित होकर बीसी रास्ते से चल के बिंदु सी पर दर्पण आरएस से टकराती है। देखो आरएस से टकरा रही है, और फिर परावर्तित होकर सीडी के साथ वापस परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध करिए कि जो हमारा बच्चों जो ए बी है, जो ए बी है वो इस सीडी के क्या है, समांतर है, जो परावर्तन वाली रेखाएं हैं। तो इसमें हमने बच्चों दो रचना किया है। एक हमने ये क्या खींचा है,
बीई। ठीक है, एक हमने बीई खींचा है और एक हमने सीएफ खींचा है। किस प्रकार खींचा है? सीएफ इस प्रकार खींचा है कि पी क्यू पर लंब हो, और बीई इस प्रकार खींचा है कि आर एस पे क्या हो बच्चों? लंब हो। ठीक है, तो ये हमने एक रचना यहाँ पे किया है। तो हल आप लिख सकते हैं कि दो रेखाएं बीई और सीएफ इस प्रकार खींचा कि बीई परपेंडिकुलर है पी क्यू के और सीएफ परपेंडिकुलर है आर एस के हो, ऐसा खींचा। अब चूंकि पी क्यू हमारा समांतर है आर एस के, ये सवाल में दिया गया है, दिया है भाई ये दोनों रेखाएं समांतर है, ऐसा हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है। इसलिए दोस्तों हमारा जो है बीई भी सीएफ के समांतर होगा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो ये भी एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, तो इसलिए हमारा जो बीई है वो समांतर होगा सीएफ के। अब हम जानते हैं कि आपतन कोण का फार्मूला, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, ये आप सभी को पता है। तो इसे हम कोण एक का एक मान लेते हैं, ये आपका कोण दो है, ये कोण आपका तीन है, ये कोण आपका चार है। इसमें आपतन कोण ये है एक, और कोण दो आपका परावर्तन कोण है। तो कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर कोण दो, और यहाँ पे आपतन कोण तीन है और चार है, तो कोण तीन बराबर कोण चार, ये बराबर हो गया। हम यह भी जानते हैं कि दोस्तों एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि यहां हमने बीई इस प्रकार बनाया है कि परपेंडिकुलर है सीएफ और तिर्यक रेखा बीसी उन्हें बी और सी पर काटती है। इसे आइए चित्र से समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपका बीई और सीएफ समांतर है कि नहीं समांतर है, और ये देखिए एक तिर्यक रेखा काम कर रहा है, ये आपका सीबी तिर्यक रेखा है जो इन रेखाओं को बी और सी पर क्या करती है? काटती है। यानी दो समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर अंतःकोण इसके बराबर होंगे। यानी कोण दो बराबर किसके होगा बच्चों? कोण तीन के बराबर होगा। ठीक है, और कोण एक प्लस कोण दो बराबर कोण तीन प्लस कोण चार भी हो जाएगा, ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं समांतर, इसलिए एंगल दो बराबर एंगल तीन, चूंकि वह एकांतर अंतः कोण है। अब एंगल एक प्लस एंगल दो बराबर एंगल तीन प्लस एंगल चार, या इसे हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी सी बी, एंगल ए बी सी और डी सी बी, ए बी सी ये और ये। तो जब ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो आपकी ये हमारी जो रेखाएं हैं ये क्या हो जाएंगी बच्चों? समांतर हो जाएंगे। ये जो ए बी और जो सी डी है ये समांतर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं ये कोण आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो अतः ए बी पैरेलल है सी डी
ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि वैकल्पिक अंतःकोण बराबर है। दोस्तों अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा होगा तो प्लीज आप सभी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वहां पे ये सारे जो रीजन लिखे हैं, ये रीजन कैसे हैं, क्यों सकते हैं, वहां पे यही चीज बताया गया है। तो ये सवाल भी आपका प्रूफ हो चुका। इसी के साथ में आपका ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।